नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल और आज मैं आप सभी से अभी तक जो हमारा आंदोलन रहा है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए लाइव हो रहा हूं। आप सभी से गुजारिश है कि एक बार जितने भी साथी जुड़े हैं वो एक बार इस वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे। एक बार जी नमस्कार, आप सभी साथियों को नमस्कार। प्रदीप जी, राजेश जी, विनोद जी, भानु प्रताप जी, नमस्कार। थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम लेते हैं और उसके बाद अपनी बात शुरू करेंगे। जी राजेश गुप्ता जी नमस्कार। जी नमस्कार। चंदन जी नमस्कार। नवनीत जी नमस्कार। प्रदीप जी, कमलेश मीणा जी, रामानुज जी, विराट साहब नमस्कार। आप सभी साथियों को नमस्कार। बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में आया हूँ, अभी 1-1.5 घंटे पहले ही तय किया क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था। इस वजह से अभी मैं लोगों को ज़्यादा अपडेट नहीं दे पाया हूँ। कल की मीटिंग या फिर 11 तारीख की मीटिंग का कोई भी अपडेट लाइव आकर के नहीं दे पाया हूँ आप लोगों को। जी रामानुज जी नमस्कार। अखिलेश जी, अमरदीप जी, सत श्री अकाल जी, नमस्कार। हीरालाल साहब, एक बार शेयर कर देंगे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तो लोगों तक पहुंच जाएगी बात। सबसे पहले तो 9 नवंबर के कार्यक्रम को ऐतिहासिक और शानदार बनाने के लिए आप सभी साथियों का, पूरे देश के पेंशन विहीन साथियों का बहुत बहुत आभार और सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि मुझे लगता है कि 2023 के बाद लंबे समय से दिल्ली में कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ था और उसके बाद अगर देखा जाए तो ये पहला बड़ा आंदोलन हुआ है जो 9 नवंबर को हुआ है। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी जितने भी हमारे ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज़ फेडरेशन के सहयोगी और घटक दल हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर से हमारे चैप्टर्स हों मलिक रफ़ीक साहब के नेतृत्व में, और चाहे वो सहयोगी दल हों, असमिया हो या जेके टीचर्स एसोसिएशन हो, पंजाब के साथी हों, चंडीगढ़ का हमारा चैप्टर हो जो आर.एस. मौर्य साहब के नेतृत्व में आए चल करके, दिल्ली के इग्नू के विनोद जी ये साथी हों, उत्तर प्रदेश का हमारा चैप्टर हो या उत्तर प्रदेश के सभी सहयोगी संगठन हो, यूपी पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन हो या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ हो या पंचायती राज सफाई कर्मचारी संघ हो या फिर उत्तर प्रदेश का राज्य कर्मचारी महासंघ हो या हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं, ऑर्डिनेंस के साथी हैं, डिफेंस के साथी हैं, पोस्टल के साथी हैं, नेशनल ऑडिट एंड अकाउंट फेडरेशन के साथी हैं और नागपुर के साथी हैं, महाराष्ट्र के साथी हैं, मेडिकल कम्युनिटी के साथी हैं, नर्सेस फेडरेशन के साथी हैं। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हाल फिलहाल में जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में भारत के जो मध्य दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के साथी हों, आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश, भरत पटेल जी के नेतृत्व में हजारों साथी दिल्ली तक आए। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। मुझे पता है मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं, मेरे लिए सभी साथी बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये पॉसिबल नहीं है। कम से कम 70 ऐसे नाम हैं, 70 नाम, उससे भी बल्कि ज़्यादा है नाम हमारे पास, जो हमारे 62 अभी एसोसिएशंस हमारे साथ एसोसिएटेड हैं। तो इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये कारवां लगातार बढ़ रहा है। तो मैं उन सभी साथियों से माफ़ी भी चाहूँगा जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूँ। और सबसे बड़ी बात कि ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज़ फेडरेशन बार बार ये कहता रहा है कि हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति और किसी संगठन से नहीं है। हमारी लड़ाई है तो सिर्फ और सिर्फ सरकार के साथ है, किसी और के साथ नहीं है। हम आलोचनाओं, समालोचनाओं, प्रत्यालोचनाओं इन सब में यकीन नहीं रखते, हम सिर्फ और सिर्फ काम में यकीन रखते हैं। हम लोग काम करने वाले लोग हैं। हमने जब जब कुछ किया है हर बार कुछ न कुछ लेकर के आए हैं और इस बार की रणनीति भी हम हमेशा यही मानते आए हैं
डे वन से, चाहे हम भले ही हमारी शुरुआत 2016-17 में बहुत सारे साथी इस उतार चढ़ाव में रहे, इस आंदोलन में हमारे साथ साथी रहे, और जब हमने शुरुआत की थी तब भी हमारा यही तरीका था। और आज जब 2025 के अंत में हम जिस मुकाम पर पहुँचे हैं या जहाँ पर हैं, तो वहाँ भी हमारा यही तरीका है कि राजनीति नहीं, रणनीति से मिलेगी ओपीएस। जब आप अपनी लाइन लेंथ सही रखते हैं, बैंडविड्थ सही रखते हैं, अपना ट्रैक ठीक रखते हैं, अपनी रणनीति ठीक रखते हैं, तो सफलता मिलती है। मैं बहुत शॉर्ट में बात बताऊंगा कि जब हमने 2017-18 में इस आंदोलन को शुरू किया था, बहुत सारे साथियों के साथ संगठन बने, बिगड़े, कुछ टूटे, कुछ फूटे, कुछ नए संगठन बने, और ये सब आंदोलनों में चलता भी है। ऐसा दुनिया का कोई आंदोलन नहीं है जिस आंदोलन से कोई नया आंदोलन ना निकला हो, या ऐसा कोई दुनिया का संगठन नहीं है जिसमें से उसकी ब्रांचेज ना खिली हों। तो ये बात कहना आदर्श रूप में कि ये मतलब असंभव होगा, मैं नहीं मानता इस बात को। और मैं ये मानता हूँ कि जितने लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे, इस लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाना उतना आसान होगा, उतना महत्वपूर्ण होगा। सपोज दैट कि एक ही आदमी, केवल एक ही बैनर के तले सारे लोग समा गए अगर, और वो बैनर कहीं बिक गया, वो बैनर कहीं झुक गया, वो बैनर कभी टूट गया, तो पूरा का पूरा आंदोलन, पूरा का पूरा संगठन तबाह हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि अलग अलग नेतृत्वकर्ता जो भी हैं, गंभीरता के साथ, अलग अलग अपनी रणनीति के साथ, लेकिन एक लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। और वो रणनीति हमेशा सफल होती है, होती आई है। हम लोग अगर बात करें कि 2018 में जब पहली बार 30 अप्रैल 2018 को हम लोगों ने आंदोलन किया था, उससे कुछ ज़्यादा हासिल नहीं हुआ। फिर उसके बाद 26 नवंबर 2018 को उसी रामलीला मैदान में दिल्ली के उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को ला करके हम लोगों ने पुरानी पेंशन बहाली का प्रस्ताव पास कराया था। रणनीति सही होती है तो कुछ न कुछ नतीजा जरूर निकलता है। उसके बाद 2019 में सत्याग्रह चलाया हम लोगों ने, लास्ट में नवंबर 2019 में सत्याग्रह चलाया। देश के कोने कोने में वो सत्याग्रह चलाया। कम से कम 18-20 राज्यों में उस सत्याग्रह अलग अलग जगहों पर चलाया गया। सत्याग्रह के बाद 2020 में कोरोना शुरू हो गया, 2021 तक कोरोना चलता रहा। 2020 में डेथ एंड डिसेबिलिटी पर हम लोगों ने काम शुरू किया जब कोरोना में मौतें हो रही थी। तो 30 मार्च 2021 को रणनीति सही थी, कैबिनेट सेक्रेटरी साहब के प्रयासों से, उनके सहयोग से डेथ एंड डिसेबिलिटी के केस में ओल्ड पेंशन स्कीम का विकल्प खुला। 2021 में मिलाई हम लोगों को 30 मार्च 2021 को। फिर उसके बाद हम लोगों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का घेराव किया। उसके माध्यम से DARPG यानी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पेंशन ग्रीवेंसेस के सेक्रेटरी पर पेंशन मुद्दे को लेकर के पहली बार मुकदमा कायम हुआ। पहली बार मुकदमा कायम होने के बाद जून 2021 में पहली बार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने DARPG यानी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पेंशन ग्रीवेंसेस भारत सरकार को लिखा कि इस मुद्दे पर कमेटी का गठन किया जाए तत्काल रूप से। 2022 में पूरे भारत में इस आंदोलन को पहुंचा रहे थे हम लोग। तो उस समय की 2022 की जो सबसे बड़ी मैगजीन थी आउटलुक, उस मैगजीन ने इस आंदोलन को 22 प्रमुख मुद्दों में से रखा। और 2022 में ही पहली बार दिसंबर में NHRC ने DARPG सेक्रेटरी के ऊपर से मुकदमा हटा लिया और मुकदमा के बाद भारत सरकार ने कमेटी गठित करने का फैसला लिया। और 6 अप्रैल 2023 को, 4 महीने बाद कह लीजिए या फिर 3 महीने बाद, 6 अप्रैल 2023 को पहली बार भारत सरकार ने कमेटी का गठन किया। और उस कमेटी ने 24 अगस्त 2024 को, तकरीबन 1.5 साल के बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम का नया एक ड्राफ्ट लेकर के आई। फिर हम लोगों ने उस ड्राफ्ट के खिलाफ लड़ाई शुरू की। वो चाहे सोशल मीडिया पर हो, चाहे धरातल पर हो, चाहे अलग तरीके से दबाव हो, चाहे वार्ता का माध्यम हो, टेबल टॉक का माध्यम हो, हम लोग उसमें सफल हुए। और 18 जून को, अगर आपको याद हो तो, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी 2 बदलाव हो गए। अब हम चले थे NPS से OPS की तरफ, हम UPS तक पहुंचे। अभी UPS में कुछ ऐसी चीज़ें रह गई थी। इसी बीच में पे कमीशन का मुद्दा भी बहुत इम्पोर्टेंट था। पे कमीशन के मुद्दे को देश में कोई नहीं उठा रहा था, कोई संगठन नहीं उठा रहा था। ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन ने
पहली बार पे कमीशन के मुद्दे को उठाना शुरू किया, और न केवल उठाया बल्कि भारत सरकार के साथ टेबल टॉक करने से लेकर के 16 जनवरी को गठन का ऐलान, 16 जनवरी के बाद फिर लगातार सितंबर में लगातार डिमॉन्स्ट्रेशन करना, सरकार पर दबाव बनाना, 1 अक्टूबर को पूरे देश के 100 शहरों से बैलून के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना, और 7 अक्टूबर को भारत सरकार के पेंशन सेक्रेटरी के साथ टेबल टॉक में शामिल होना, और 7 अक्टूबर के बाद 26 अक्टूबर को ट्विटर कैंपेन चलाना हम लोगों के द्वारा, और 26 अक्टूबर के बाद 28 अक्टूबर को भारत सरकार द्वारा पे कमीशन की कमेटी गठित करने का निर्णय लिया जाना। यहाँ तक हम लोग, बड़े भाई पद्मनाथ त्रिवेदी जी भी जुड़े हैं, विश्वविजय विद्रोही जी, नरेश वर्मा जी, आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ तक हम लोग पहुँचे। एक रणनीति जरूरी होती है, ये नहीं कि हो हंगामा किए बस। हम लोग पहले भी बोलते हैं कि हंगामा का खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं है, मकसद है कि समाधान निकलने चाहिए। तो हम उस पर बात करते हैं, आंदोलन करते हैं। आंदोलन इसलिए करते हैं ताकि सरकार के साथ बैठ करके वार्ता की जा सके, और वार्ता करने के बाद कुछ हल निकाला जा सके। आंदोलन इसलिए नहीं करते हैं कि फलानी पार्टी के जा करके हम अपना आंदोलन जो है फलाने आदमी को ले जा करके वहाँ उसको स्थापित कर देंगे और उसके बदले में विपक्ष से कुछ मांग लाएंगे, इसलिए आंदोलन नहीं करते हैं। हमारा सीधा एजेंडा है, आंदोलन करके हम कर्मचारियों की एकता की शक्ति दिखाते हैं, और शक्ति के बल पर जाते हैं भारत सरकार से कि हमारा ये मुद्दा है, इतने सारे लोग प्रताड़ित हैं, इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं और इस चीज़ को ऐसे हासिल किया जा सकता है। हम अपना ब्लूप्रिंट मॉडल ले करके जाते हैं और हम कुछ न कुछ हर बार हासिल करके लाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 9 नवंबर के आंदोलन के तुरंत बाद 11 नवंबर, उसी दिन हमें 11 नवंबर का समय दिया गया। चूँकि बिहार चुनाव चल रहे थे, पूरी सरकार के बड़े बड़े मंत्री जी सारे उसमें शामिल थे, तो बिहार के चुनावों में लोग लगे हुए हैं, और मुझे लग रहा है आज चुनाव ख़त्म हो गया होगा वहाँ पर। तो 11 नवंबर को हमें मिलने का समय दिया गया। हम लोगों ने बातचीत करी। बहुत सारे साथी पूछ रहे थे कि सर क्या बात हुई है, पर्सनल बता पाना बहुत मुश्किल है। हज़ारों फ़ोन आए होंगे इस बीच, मैं आप सभी से माफ़ी भी चाहता हूं जिनके फ़ोन में नहीं उठा पाया। स्वास्थ्य भी चूँकि थोड़ा सा ख़राब हो गया था, फिर ऊपर से कल फिर हमें इनवाइट किया गया, कल फिर हम लोगों ने इस मुद्दे पर बातचीत की है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि माननीय मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया, हर आदमी यही पूछ रहा था कि क्या आश्वासन मिला, तो हम केवल आश्वासन लेने नहीं जाते हैं भैया, या आश्वासन का खेल हम लोग नहीं खेलने जाते हैं, हम लोग कमिटमेंट का खेल खेलते हैं। हम लोग कमिटमेंट लेते हैं और कमिटमेंट करते हैं। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन का कमिटमेंट है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम के सभी प्रावधान हूबहू बहाल करा के दिखाएंगे 2026 में ही। हमें उसके लिए 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव, 2029 के लोकसभा के चुनाव, इससे कोई लेना देना नहीं है कि हम पहले 2027 के चुनाव पर फोकस करें, फिर उसमें हार झूर जाएं, उसमें फेल हो जाएं, तो 2029 के चुनावों की बात करें और उसमें फिर फेल हो जाएं, तो फिर 34 पे जाके अटके, क्योंकि हमारा ये धंधा नहीं है। आंदोलन हमारा धंधा नहीं है, आंदोलन हमारी मजबूरी है। आंदोलन हमारे संघर्षों के समाधान के लिए है, आंदोलन हमारे हकों के लिए है, आंदोलन हमारा बिजनेस नहीं है। हम आंदोलन बिजनेस के लिए नहीं करते हैं। तो जो अभी जब हमारी बातचीत हुई, हमने पूरा डिटेल से समझाया है। पहले भी 7 अक्टूबर को माननीय सेक्रेटरी साहब के साथ बात हुई, वहाँ भी हमने बात रखी, वहाँ भी हमने सिफारिश की कि कर्मचारी परेशान है, कर्मचारी इस बात से सहमत नहीं है कि आप उसका अंशदान छीन लें। माननीय मंत्री जी से हमने साफ रिक्वेस्ट की है कि हमें फाइनेंस सेक्रेटरी साहब के साथ इस मुद्दे पर बिठाया जाए। फाइनेंस सेक्रेटरी साहब के साथ हम लोग बात करेंगे, हम लोग अपना मॉडल लेकर के जाएंगे। सरकार बार बार कहती है कि सरकार के पास बजट नहीं है, फाइनेंशियल बर्डन है, फिजिबल नहीं है, तो हम उस मॉडल को लेकर के जाएंगे जिस मॉडल से यूपीएस को या एनपीएस को ओपीएस में कन्वर्ट किया जा सकता है। दुनिया क्या कहती है उससे हमें मतलब नहीं है। हमारी टीम रिसर्च करती है, रिसर्च करने के बाद हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं, और फिर वो जो बनता है उस रिसर्च के माध्यम से जो हमारा तैयार होता है, हम उसके साथ डिस्कशन करते हैं। हम हवाई बात नहीं करते कि हम हू बहू ये सब हम बात नहीं करते। हमारा तरीका है, तो हमने उनसे डिस्कस किया है। हालांकि माननीय मंत्री जी ने कहा कि अभी बजट तक तो संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि बजट
3 महीने पहले से कॉन्फिडेंशियल चीज़ें शुरू होती है, वो लीक नहीं होती हैं और उसमें हम बाहर के लोगों से बातचीत नहीं करते हैं। लेकिन हम लोगों ने कहा कि ये चूँकि सारा मुद्दा फाइनेंस का है, अगर बजट से पहले हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे तो चूँकि फाइनेंस से जुड़ा हुआ सीधा सीधा मुद्दा है तो बात कैसे बनेगी। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस बात को लेकर के आप बेफिक्र रहिए, हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको फाइनेंस सेक्रेटरी साहब के साथ टेबल टॉक पर बिठाएं। वहाँ आप अपने रिप्रेजेंटेशन को, अपने रिजोल्यूशन को, अपने मॉडल को प्रेजेंट करिए। अगर आपकी बात से फाइनेंस सेक्रेटरी सहमत हो जाते हैं तो फिर दूसरे को क्या चिंता है। ये हमारा तरीका है। हमने उनसे रिक्वेस्ट की है, उन्होंने हमसे वादा किया है कि बजट के आसपास वो ट्राई करेंगे। अगर संभव हुआ तो पहले हमारा उनके साथ बैठक होगी, हमारा डेलीगेशन जाएगा 5-7 लोगों का, हमें टाइम दिया जाएगा, ठीक ठाक टाइम दिया जाएगा। ये नहीं कि 10 मिनट में काम हो गया। हम लोग पूरी बात करेंगे, पूरा अपना मॉडल प्रस्तुत करेंगे सरकार के सामने और हमें भरोसा है, न केवल हमें भरोसा है बल्कि पूरे भारत के 98,50,000 कर्मचारी और उनके परिवारों को भी हम भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हम समाधान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि इस बार टेबल टॉक के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम का जिन्न बाहर आएगा। आप यकीन रखिए। ऑल इंडिया एनपीएस, मैं ये नहीं कहता कि ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन देश का सबसे बड़ा फेडरेशन है जो इतने बड़े पैमाने पर आंदोलन जिसने साबित करके दिखाया है, लेकिन हम ये दावे के साथ कह रहे हैं कि आज हम भारत की दूसरी सबसे बड़ी फेडरेशन हैं जो 12,000 से 15,000 आदमियों को जंतर मंतर पर केवल 6 महीने में बुला करके खड़ा कर सकता है। मैं एक बार पुनः अपने सभी कर्मचारी साथियों और कर्मचारी नेताओं को आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारा साथ दिया, हमें इस लायक समझा कि हम इस लड़ाई को लीड कर सके। उसके लिए मैं सभी का आभार भी व्यक्त करता हूं, सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। पद्मनाभ भैया का मुझे मैसेज मिला, हमारा आंदोलन ईमानदारी का आंदोलन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो हम भरोसा दिलाते हैं कि बहुत जल्दी ही बजट के आसपास आप देखेंगे कि कैसे हम लोग टेबल टॉक पर आगे बढ़ते हैं और कैसे ओपीएस की सभी प्रावधानों को बहाल कराते हैं। और फिर मैं तो ये बार बार कह रहा हूँ कि भैया हम ओपीएस के प्रावधान बहाल करा देंगे और फिर जिसको ओपीएस नाम दिलवाना हो वो नाम दिलवा दे, दोनों काम पूरे हो जाएंगे। नाम भी मिल जाएगा, आत्मा भी मिल जाएगी। आत्मा तो हम ले आएंगे, नाम और शरीर आप दिलवा देना, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमारी लड़ाई कोई आपसे नहीं है। जी बड़े भाई, अगली बार 25,000 पार। जी बड़े भाई, बिल्कुल बिल्कुल, जरूरत पड़ेगी तो 25,000 पार होगा बड़े भाई। तो हम लोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। और एक बात और है कि आलोचनाएं तो खैर उसी की होती हैं जो कुछ काम करते हैं, तो हमें आलोचनाओं से डर नहीं लगता। हमें लोगों को बहकाने से डर लगता है, हम बहका नहीं सकते हम लोग। हाँ, पंकज बिष्ट जी, मॉडल क्या है? मॉडल वही है पंकज बिष्ट जी। अगर 1 मिनट में मैं आपको मॉडल समझा पाता तो शायद ये मॉडल कब का मार्केट में तैर चुका होता। आप ब्लूमबर्ग की साइट पे जाइएगा, इंटरनेशनल जर्नल है, वहाँ पर आपको ये मॉडल मिलेगा। लेकिन आपको बता दूं कि 30 मार्च 2021 का अगर अमेंडमेंट नौकरी में रहते हुए बिफोर रिटायरमेंट अगर मिल सकता है तो 30 मार्च 2021 का ही अमेंडमेंट एनपीएस पर रिटायरमेंट वाले दिन, वॉलंटरी रिटायरमेंट वाले दिन और कंपलसरी रिटायरमेंट वाले दिन दिया जा सकता है। ये इम्पोर्टेंट है। और उसी से एनपीएस हो या यूपीएस हो, अपने आप ही ओपीएस में कन्वर्ट हो जाएगी। बहुत बड़ा इसमें तामझाम नहीं है। बस सरकार को ये समझाना है कि जो हमें आप 30 साल, 32 साल, 35 साल जो पैसा कंट्रीब्यूट करते हो, ये मैच्योरिटी पर आपका पैसा तो हम आपको वापस देने जा रहे हैं। सरकार का रेवेन्यू स्ट्रांग करना चाहते हैं। सरकार उस मॉडल पर तो पहले ही आ चुकी है, लेकिन आधा अधूरा आई है, पूरी नहीं आई है। अगर पूरी आ जाती तो यूपीएस अपने आप ओपीएस बन जाती, लेकिन अभी पूरी तरीके से उस मॉडल को इम्प्लीमेंट नहीं किया है। आप लोग भरोसा रखिए कि हम लोगों का ट्रैक, हम लोगों की रणनीति पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक है। हम यहाँ कोई पार्टी नहीं चला रहे हैं, हम यहाँ कोई जो है छिपा हुआ एजेंडा नहीं चला रहे हैं, हमारा कोई छिपा हुआ नैरेटिव नहीं है, हमारे कोई ये धंधा बिजनेस नहीं है हमारा, हम कोई मेंबरशिप नहीं चलाते, हम किसी भी तरह का, हम ये भी नहीं कहते कि हम ही अकेले लड़ रहे हैं, हम ये भी नहीं कहते।
हम ये जरूर कहते हैं कि इस काम को हम करा सकते हैं। और जिनको भरोसा नहीं है वो फेसबुक वाल उठाकर चेक कर लें, 2017 से देख लें। जो लोग हम पर आक्षेप लगाते हैं वो ये देख लें कि पहली बार इस आंदोलन में सबसे पहले अगर किसी मुख्यमंत्री को मंच पर लाने वाला था तो वो कौन था, ये देख लो। सबसे पहली बार किसी अन्य राज्य के मुख्यमंत्री से इस मुद्दे पर बुलवाने वाला कौन था, आप ये देख लो। किसी राज्य में जाकर के ओपीएस के लिए या एनपीएस के खिलाफ कमेटी बनवाने वाला कौन था, वो आप देख लो। सबसे पहले आप ये देख लो कि इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे वो ब्लूमबर्ग हो, चाहे वो स्पेन की मीडिया हो, चाहे वो आउटलुक मैगजीन हो, चाहे वो द रियल न्यूज़ नेटवर्क हो जो यूएस की न्यूज एजेंसी है, आप देख लो वहां कौन है, किसने पहुंचाया इस मुद्दे को। आप ये देख लो कि पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में मणिपुर को छोड़ करके इस आंदोलन को किसने पहुंचाया, आपको सब कुछ दिखेगा। जिसको सोने का ड्रामा करना है उसकी आंखें कोई नहीं खोल सकता, लेकिन जिसका मन और दिमाग दोनों खुला हो उसको सब दिखेगा। उसको दिखाने की भी जरूरत नहीं, उसको सब वैसे ही दिख जाएगा। तो खैर आज बहुत मतलब स्वस्थ तो नहीं महसूस कर रहा था, लेकिन ये फ़ोन कॉल्स और मीटिंग जो हुई और बहुत कम समय पर, मैं सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि अंकुर त्रिपाठी विमुक्त जी, क्योंकि केवल 4 घंटे में ये मुरादाबाद में थे कल, और मुरादाबाद से दौड़ करके हम तक पहुँचे इस मीटिंग में शामिल होने के लिए। आपका विशेष रूप से धन्यवाद। और एक बार फिर पूरी टीम को, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज़ फेडरेशन और उसके घटक दल, आप सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। आज मैं चाहूँगा कि इतना ही बात करेंगे, बहुत लंबी बात करने के उसमें मैं हूँ नहीं अभी, क्योंकि लगातार रात दिन बहुत सारे लोग, जिस दिन हमारा आंदोलन था उसके 15 दिन पहले से ही कि मतलब हमारे आंदोलन के खिलाफ तमाम तरह की साजिशें बिछा रहे थे। दिल्ली में 7 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस, 8 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस, 9 तारीख को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर 10 तारीख को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाप रे बाप, इतनी ताकत तो अगर सरकार से लगाई होती तो 2023 में ही बहाल हो जाती, 2024 भी नहीं लाना पड़ता। इतनी ताकत अगर ईमानदारी से 2023 में लगाई होती तो कम से कम विपक्ष के मैनिफेस्टो में तो डलवा ही लेते, जहां 25 मुद्दे थे। बाप रे बाप। और फिर मैसेज किया गया, फेसबुक पे बड़ा बड़ा लिखा गया कि 1 हफ्ते के अंदर सप्लीमेंट्री मैनिफेस्टो आएगा। आया क्या भैया आज तक? एक बात और आप लोगों से कहूँगा कि हमारे जो आंदोलन का जो मैं कहूँगा कि जो सबसे नेगेटिव पक्ष है वो कोई और नहीं, वो हम ही लोग हैं। क्योंकि हमारे क्या है, एजेंडे और है। पेंशन सेकेंडरी एजेंडा है, पहला एजेंडा भाजपा सपा कांग्रेस सरकार फलाना ढमकाना मोदी ये सब है। जिस दिन पेंशन एजेंडा होगा उस दिन हर आदमी ये कहेगा कि मेरी सरकार है, मेरा हक है, और सरकार मुझे कैसे नहीं देगी, क्यों नहीं देगी सरकार। उस दिन पेंशन मुद्दा इतना बड़ा नहीं रह जाएगा। लेकिन पेंशन मुद्दा तो केवल हथियार बना दिया गया, और बाकी मुद्दा सबसे मेन एजेंडा आ गया कि फलानी पार्टी है। तो जब तक वो तो तभी चाहेंगे जब उनकी पार्टी देगी, तभी दे लेंगे। हमें तो फर्क नहीं पड़ता किसकी पार्टी है किसकी पार्टी नहीं। मेरे लिए तो सभी पार्टियां बराबर हैं। मेरे लिए केवल सरकार मायने रखती है। जो चुन के आ जाएगा हम उससे ऐसे ही मांगेंगे, ऐसे ही लड़ेंगे और ऐसे ही हम लेके भी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। और जिन साथियों का नाम नहीं ले पाया मैं एक बार फिर से माफ़ी चाहूँगा, और जिनका नाम मैं छोड़ भी देता हूँ अपने समझ के, जो ज़्यादा करीब हैं उनके मैं सोचता हूँ वो हमारी सबसे कोर टीम का हिस्सा हैं। तो उन साथियों से भी माफ़ी चाहूँगा कि हम लोग बोलते ही हैं कि नाम और इस चक्कर में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। पहले भी बोलते हैं कि ओपीएस नाम के लिए नहीं, ओपीएस की आत्मा चाहिए, उसी के लिए हम लोग लगे हुए हैं। आप लोग भरोसा रखिए, इस बार हम लोग कुछ न कुछ बेहतर करा के लाएंगे, और हमें पूरा भरोसा है ही कि हम पूरी की पूरी पुरानी पेंशन बहाल करा के लाएंगे। 8वें पे कमीशन पे हम लोगों ने न केवल गठन, भले लेट हो गया है, थोड़ा लेट हुआ, 10 महीने लेट है, मैं खुद इस बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन अगर हमारे साथ साथ बाकी संगठनों ने भी ताकत लगाई होती तो ये 10 महीने लेट नहीं होता। ये होता है तरीका। लेकिन पे कमीशन पर कोई संगठन बोलने को तैयार नहीं था, कोई संगठन एजिटेशन नहीं कर रहा था, कोई संगठन कुछ हर आदमी बोल रहा था तो केवल ये बात, जी दुर्बार जी नमस्कार, कि ये सरकार पे कमीशन नहीं गठित करेगी, ये सरकार पे कमीशन नहीं गठित। अरे दादा, एक पत्थर तो उछालो कम से कम।
पहले माने बैठे हो कि नहीं देगी नहीं देगी, तो वो तो बोल ही रहे, सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं देंगे, तो क्या ही दे के जरूरत है। जब आप, हाँ, आप यूपीएस के पक्षधर हैं, अपने थोड़ा सा ब्रेन को बड़ा करना पड़ेगा, समझदारी दिखानी पड़ेगी थोड़ा सा। तो जो लोग कोशिश ही नहीं किए, इसी वजह से लेट हुआ। अगर कोशिश किए होते तो अब तक पे कमीशन की तमाम सारी बैठकें हो चुकी होती। और फिर भी हमारी इस बार कोशिश रहेगी कि पे कमीशन 1.5 साल में नहीं, 200 दिनों में अपनी रिपोर्ट दे। 200 दिनों में अर्धसैनिक बलों की, हाँ, वॉलंटरी रिटायरमेंट, ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है राजू कुमार जी। वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन की शुरुआत होगी और 3 महीने में आप देख लेना ये हो के रहेगा। आज के लिए मैं बस इतना ही चाहूँगा कि इतना ही मैं आप लोगों से बात करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन।